सर कल का होमवर्क का आउटपुट बता देना। ओके, कल का होमवर्क क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इन द क्लास। पॉइंटर वाला होमवर्क नहीं हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मनु थ्योरी कह रहे हैं बट प्रॉब्लम 50-50 रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। जब आप सॉल्व करवा रहे हो तो समझ में आया है, खुद से पजल हो जा रहे हो। ओके, डोंट प्रॉब्लम, नो वरी अबाउट दिस। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्लासेस में, है ना। ऐसा नहीं कि सी प्रोग्रामिंग हम आज फिनिश करने के बाद में दोबारा टच ही नहीं करेंगे। हम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में फिर वापस से आएंगे इन 3 सब्जेक्ट के रिवीजन पे। तो इसी तरह से हम सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे और जो पिछले हम कंप्लीट कर चुके हैं उनको रिवाइज भी करते जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे और पिछले सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आई वॉन्ट सारे सब्जेक्ट्स आपके माइंड में फ्रेश रहें। और आपके बस आपका माइंड बहुत अच्छा है, आपका माइंड ज़रूरत है ना। आप बैचलर्स और मास्टर्स करके आए हो और आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है और आपका माइंड काफ़ी ओपन हो चुका है। मुझे बस आपकी थॉट प्रोसेस पे काम करना है। ओके, मुझे आपकी थॉट प्रोसेस को कुछ इस तरह से डेवलप करना है कि वो इतना सारा कंटेंट जो है वो गेन कर पाए, है ना। मतलब आपकी जो मेन मेमोरी है उसको बहुत अच्छे से और सेकेंडरी मेमोरी को मुझे बहुत ढंग से ये मान लीजिए कनेक्ट करना है आपस में। राइट, अभी आप जो पढ़ते जाओगे, जैसे अभी सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगा, अभी तो आपकी मेन मेमोरी में है, यानी कि आपके माइंड में है। राइट, और जैसे ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट को सेकंड दोगे, और जब करंट प्रोग्राम चल रहा होगा यानी कि करंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा तो आप उसको मेन मेमोरी में डाल दोगे। लेकिन आपके पास में एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो मेरा सजेशन ये है कि जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हो उसको हार्ड डिस्क में ऐसा ही ना डाल के, राइट, डिस्क मतलब मैं आपके माइंड की मेमोरी वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, और मेन मेमोरी मतलब मैं आपके ब्रेन के उस पार्ट की बात कर रहा हूँ जो करंट जो सिचुएशन जो current चल रहा होता है उसको अपने माइंड में रख रही होती है। राइट, तो अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। राइट, तो अंडरस्टैंडिंग को और मेमोरी को कनेक्ट करके चलेंगे हम। आप इसको वर्चुअल मेमोरी में रखना ताकि आप उसको कभी भी मेन मेमोरी के अंदर लेकर आ पाओ। राइट, उसको ऐसे ही किसी पार्टीशन में मत डाल देना, हार्ड डिस्क के मेमोरी में मत डाल देना। ओके, और मैं कुछ इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी मेमोराइज ना करना पड़े। ओके, अगर आप अकेडफ्लिक्स पे आए हो पढ़ने के लिए तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर। मैं हर एक फॉर्मूला को आपको बिल्कुल इतने इंटुएशन के साथ बताऊंगा कि आप समझ जाओगे हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। राइट, so let's start with the homework question, and then we will discuss more concepts. So let me see that question. तो ये आपका क्वेश्चन था, राइट। ये विजिबल है आप सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यही होमवर्क का क्वेश्चन था, राइट। तो इनएक्टिव मत रहो, बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में, राइट। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम के साथ में आपको एक चीज़ और जानने को मिलेगी, वो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को भी मैंने आई वांटेड कि आप इस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को भी इस क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओ, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली पढ़ें और फिर उस पर डिस्कशन करें 1 घंटे का। राइट, भी काफ़ी अच्छे थे, ग्रेट, यानी कि आपने सॉल्व किए, दैट्स गुड।
सो यहाँ पर आप मेन फंक्शन के अंदर आओ। मेन फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x इक्वल टू 15, राइट। तो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर x, ओके, और इसके अंदर वैल्यू रखी गई 15, इसका एड्रेस मान लो कुछ भी है 1000, राइट। फिर आपने ये फंक्शन कॉल किया प्रिंट एफ के अंदर। इस प्रिंट आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, वो लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके अंदर आपने फंक्शन फन को कॉल किया है, और यहाँ पर आपने दो चीजें करी। एक तो आपने पहला जो पैरामीटर है वो कॉल बाय वैल्यू है, ओके, वो जाएगा एन के अंदर। और दूसरा जो पैरामीटर है एड्रेस ऑफ एक्स, ये क्या बता रहा है, हमने कल पॉइंटर्स में पढ़ा था, दिस इज द एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स क्या है, 1000, राइट। तो एड्रेस ऑफ एक्स पास हुआ पॉइंटर के अंदर। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है जो कि ये एड्रेस होल्ड करेगा जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो। तो एफ पी क्या है, एफ पी एक पॉइंटर है, दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। एफ पी एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस ऑफ एक्स रख रहा है। यहाँ पर देखो आपने एड्रेस ऑफ एक्स पास किया, और एड्रेस ऑफ एक्स है 1000, ओके। उसके बाद में आपने दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए टी एंड एफ। फिर आपने कहा इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि एन की वैल्यू तो क्या है, वैल्यू है 5, है ना। इस फंक्शन फन के अंदर देखो आपने 5 को पास किया है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 आई, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ एक्स आया आपका 1000। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। एन के अंदर 5 स्टोर हो गया, और एफ पी जो यहाँ पर ये फॉर्मल पैरामीटर है इसके अंदर 1000 पास हो गया। ये जो वाला कॉल, ये जो कॉल हो रहा है एड्रेस ऑफ एक्स के साथ में, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जब भी रेफरेंस कहीं पर सुनाई दे वर्ड, ओके, जब भी आपको रेफरेंस वर्ड सुनाई दे कहीं पर भी, इसको मानना इसका मतलब है एड्रेस। इसको आप कॉल बाय एड्रेस भी बोल सकते हो, राइट। तो दो तरह के, वैसे तो बहुत तरह के कॉलिंग मेथड के अंदर, बट ये दो बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। पहले वाला आपने कॉल बाय वैल्यू किया है, ओके, दिस पैरामीटर इज पास्ड बाय वैल्यू, ओके। आपने फंक्शन फन को कॉल किया है बाय वैल्यू, ओके, कॉल द फंक्शन फन बाय वैल्यू एंड कॉल द फंक्शन फन बाय रेफरेंस। तो दो चीजें यूज हो रही है यहाँ पर, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब आप यहाँ पर आए, आपने कहा क्या एन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स है, मतलब इसके अंदर तो नहीं जाओगे आप अभी। फिर आपने कहा टी इक्वल्स टू फन एन माइनस वन एफ पी, यानी कि अब आपने फन फिर से कॉल किया। तो इसको आप लिख सकते हो, पहले आपने फंक्शन फन को कॉल किया एन वैल्यू 5 के साथ में और एक्स का एड्रेस 1000, ओके। अब आप इसके अंदर गए, तो इसके अंदर आपने फिर से फंक्शन को कॉल किया, बट इस बार एन माइनस वन वैल्यू के साथ में। तो फिर से फंक्शन फन कॉल हुआ, और एन की वैल्यू 5 थी, है ना, एन की वैल्यू 5 थी, तो एन माइनस वन क्या हुआ, 4। आपने 4 एंड एफ पी के अंदर क्या है, एड्रेस है। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर आप आए, राइट, इस फंक्शन के अंदर फिर से आप आए, फिर से आप फंक्शन फन के अंदर एंटर करें, फिर आपने देखा क्या एन लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं। तो फिर से आप इस लाइन पर फिर से वही हुआ, आपने फंक्शन फन को कॉल किया, यानी कि इस वाले फंक्शन ने फिर से अपने आप को कॉल किया रिकर्सिवली। इस बार एन की वैल्यू 4 थी, तो एन माइनस वन हो जाएगा 3, राइट, और एड्रेस है 1000। फिर से सेम चीज हुई, फिर से आप इस लाइन पर आए, फिर से इस फंक्शन फन ने कॉल किया एन माइनस वन वैल्यू के साथ में, यानी कि फन टू कॉल हुआ एड्रेस 1000 के साथ में, राइट। फिर से सेम चीज हुई, फिर आपने देखा क्या एन लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, एन की वैल्यू तो 2 है। तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ फन, और इस बार कॉल हुआ फन 1 के साथ में, तो एन की वैल्यू और एड्रेस वही एफ पी, राइट। एफ पी के अंदर क्या है, 1000। तो एक चीज तो कॉमन है, हर एक फंक्शन कॉल के अंदर आप एफ पी की वैल्यू के साथ में कॉल कर रहे हो। अब आप जब इस फंक्शन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर थोड़ी सिनेरियो अलग होगी। वो क्या अलग होगी, अब आप जब इस फंक्शन वन, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, राइट। तो आप यहाँ पर गए, आपने कहा एन लेस देन इक्वल टू 1, यस, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, राइट, एन इज इक्वल टू 1। तो इसने कहा कि स्टार एफ पी इक्वल टू 1। अगर आपको कल की पॉइंटर क्लास से याद हो, तो जब आप बोलते हो एफ पी, राइट, एफ पी इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ एक्स, राइट, यानी कि एफ पी अभी इस, जब आप बोलते हो स्टार एफ बी, स्टार एफ बी मतलब आप यहाँ पर पहुंच गए अंदर वैल्यू के, यानी कि आपने क्या किया, आपने इस वैल्यू को चेंज कर दिया बाय 1, क्योंकि आप बोल रहे हो स्टार एफ पी इक्वल टू 1, यहाँ पर आपने इसके अंदर जो वैल्यू थी एक्स के अंदर उसको चेंज कर दिया बाय 1, राइट। और उसके बाद में आपने कहा रिटर्न 1, तो इस फंक्शन ने रिटर्न किया 1, इस फंक्शन को, ओके, इस फंक्शन को आपने 1 रिटर्न किया। तो जब यहाँ पर आपने इस फंक्शन को 1 रिटर्न किया, तो टी की वैल्यू क्या हुई, टी की वैल्यू हो गई है 1, राइट। रिटर्न करने का मतलब है कि इस वाले पूरे फंक्शन का जो वैल्यू आई वो 1 आई,
ओके, तो यहाँ पर टी की वैल्यू हो गई 1। अब फिर से रिटर्न करेगा और ये फंक्शन इसको रिटर्न करेगा क्या, दिस फंक्शन विल रिटर्न दिस। सो अब यहाँ यहाँ पर आपने फंक्शन रिटर्न किया, उसके बाद फिर आपने कहा एफ इक्वल टू टी प्लस स्टार एफ पी। तो अब ये वाला फंक्शन पहले कंप्लीट होगा, राइट। सो जैसे कि आपने स्टैक के ऊपर फंक्शन कॉल्स किस तरह से हैं, स्टैक के ऊपर फंक्शन कॉल कुछ इस तरह से है। पहले आपका फन 5 था, फिर उसके बाद में फन 4 हुआ, फिर फन 3, फिर फन 2, फिर फन 1। तो इसी ऑर्डर में, क्योंकि स्टैक अंदर है, तो आप लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो रिटर्न करोगे। पहले आप इस फंक्शन से रिटर्न करोगे, फिर इससे रिटर्न करोगे, फिर इससे रिटर्न करोगे, और फिर इससे रिटर्न करोगे, राइट। तो हर एक फंक्शन के अंदर ये तीन चीजें होगी है। इनिशियली जो आप, अगर आपकी एन की वैल्यू 1 है तो ये चीज होगी, दैट इज एफ पी इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। देन यू आर सेइंग एफ इक्वल टू टी। तो इसको आप अगर ट्री की फॉर्म में देखो, इन द फॉर्म ऑफ ट्री, रिकर्शन को समझने का तरीका ट्री की फॉर्म में समझना ज्यादा आसान है। ओके, तो फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, फंक्शन 5 जो है वो कॉल कर रहा है किसको, फंक्शन फन 5 के अंदर तीन चीजें हैं। ओके, ये फंक्शन 4 को कॉल कर रहा है फॉर 1000। फिर इसकी दूसरी लाइन क्या है इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर दूसरी लाइन है आपकी ये लाइन, राइट, दैट इज एफ इक्वल टू टी प्लस स्टार एफ पी, और फिर है स्टार एफ पी इक्वल टू टी। तो आप लास्ट में पाओगे इस फंक्शन को देखोगे तो ये एक्चुअली वैल्यूज एक्सचेंज कर रहा है, आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से। बट अभी के लिए आप ट्री के अंदर लिखना सीख जाओ, दैट इज this is so second line of that function is f equal to t plus star fp। ओके, और थर्ड लाइन इस फंक्शन के अंदर स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी, राइट। अब इस फंक्शन फॉर 1000 ने कॉल किया किसको, फन 3 एंड 1000 के साथ में। ओके, इसके अंदर भी तीन लाइन्स है, वो क्या है, फन 3 1000, उसके बाद में एफ इक्वल टू टी प्लस स्टार एफ पी और स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी, राइट। फिर से फन 3 1000 ने फन 2 को कॉल किया 1000 एड्रेस के साथ में, और यहाँ पर भी तीन लाइन्स है इस फंक्शन के अंदर भी, टी प्लस स्टार एफ पी और फिर स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी, राइट। फिर आपने इस फंक्शन को कॉल किया और इसने कहा फन 1 के साथ में कॉल करो 1000, और यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन है आपकी एफ इक्वल्स टू टी प्लस स्टार एफ पी एंड स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा, सो लुक एट दिस, क्योंकि इस बार इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 1 है, तो आपकी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो जाएगी। कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू, क्योंकि n लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या होगा, स्टार एफ पी विल बिकम 1। दैट मीन्स एफ बी जिसको भी पॉइंट कर रहा है, एफ बी किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी 1। इसने कहा इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी आर सेइंग दैट, यहाँ पर आप सेट कर दो स्टार एफ पी इक्वल टू 1। स्टार एफ पी इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपल सा, आपके पास में एक वेरिएबल एक्स था जिसके अंदर वैल्यू 5 थी और उसका एड्रेस था 1000, और जो आपका स्टार एफ पी था, यानी वो पॉइंटर था, वो क्या कर रहा था, वो एक्स का एड्रेस रख रहा है, दैट इज 1000, और इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा, राइट। स्टार एफ पी इक्वल टू 1, सो व्हेन यू सेइंग एफ पी मतलब आप इस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हो, राइट। व्हेन यू आर सेइंग स्टार एफ पी मतलब आप अंदर पहुंच जा रहे हो, राइट, यू आर गोइंग इनसाइड दिस फंक्शन। सो यहाँ पर अब इसकी इसकी एक्स की वैल्यू हो गई है 1, राइट। फिर नेक्स्ट आपने कहा रिटर्न 1, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा रिटर्न 1, मतलब इस फंक्शन को ये 1 रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पर रिटर्न वैल्यू आई 1। फिर आपने कहा एफ इक्वस टू टी प्लस, अब आप एक एक फंक्शन को कंप्लीट करते चलोगे, आपने कहा एफ इक्वस टू टी प्लस स्टार पी। टी की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर टी की वैल्यू है आपकी, so t and f you have declared two variables x equals to 15 5, so t and f are not initial, अच्छा t रिटर्न, ओके, t की वैल्यू है जो आपने रिटर्न करी है।
सो इन इनसाइड टी यू आर स्टोरिंग द वैल्यू दैट इज रिटर्न बाय द फंक्शन। ओके, जो भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जैसे कि एफ अगर आप बात करो, एक फंक्शन था आपके पास में, सबसे लास्ट वाला फंक्शन था फन वन वन, ने रिटर्न किया वन। ओके, दिस फंक्शन रिटर्न्स वन। क्यों? क्योंकि इसमें एन की वैल्यू वन है, तो ये बोल रहा है कि एफ पी के अंदर वन डाल दो, फिर रिटर्न वन करो। रिटर्न करने का मतलब है कि इस फंक्शन कॉल की वैल्यू जो है वन हो जाएगी और वो टी में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर टी की वैल्यू वन है इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के अंदर। इस फंक्शन कॉल के अंदर जैसे कि फन टू 1000 के अंदर, ओके, इस फंक्शन के अंदर टी की वैल्यू वन है, एंड स्टार एफ पी मतलब एफ पी जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके अंदर वैल्यू वो भी वन है, तो एफ की वैल्यू हुई टू, सो एफ बिकम्स टू। फिर आपने कहा स्टार एफ पी इक्वल्स टू टू। नाउ स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी, राइट। सो टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? वन थी, यानी कि अब इसको रिप्लेस करके आप कर दो वन। अब नेक्स्ट ये वाला फंक्शन कॉल आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये कंप्लीट हो गई है? क्यों? क्योंकि इसकी तीन लाइन कंप्लीट हो गई है, ये लाइन भी कंप्लीट कर दिया आपने, ये भी कंप्लीट कर दिया और ये भी। अब आप इस वाले फंक्शन पे आओ। इस फंक्शन का ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका, अब आप इस वाले पार्ट पे आओ। ओके, यहाँ पर आप बोल रहे हो एफ इक्वल्स टू टी प्लस स्टार एफ पी। ओके, तो ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? दिस फंक्शन विल रिटर्न एफ। ओके, सो ये फंक्शन आपका रिटर्न कर रहा है एफ। सो यू विल सी द प्रोग्राम, देखो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है एफ, राइट। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, द फंक्शन इज रिटर्निंग एफ। सो इस फंक्शन ने, यानी कि जो आपका फन टू 1000 था, इसने एफ की वैल्यू रिटर्न करी जो कि टू थी। ओके, तो इसने टू वैल्यू रिटर्न करी यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर एफ की वैल्यू है टू, राइट। यहाँ पर आपको टू रिटर्न हुआ है। सो देन यू आर सेइंग एफ इक्वल्स टू टी प्लस स्टार एफ पी। सो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर? द वैल्यू ऑफ टी इज so t plus, so what t is storing? T is storing, okay, I got also confused in this. Okay, so t is storing the function whatever it is storing 2 now. ओके, तो इस फंक्शन के अंदर f की वैल्यू होगी टू प्लस स्टार एफ पी, राइट। और स्टार एफ पी के अंदर है वन, और फिर आपने कहा स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी। So the value of t is 2. That means this becomes 2 now, right? X becomes 2 now. So this means that x becomes 2, right? So f की वैल्यू 3, f इज इक्वल टू 3 जो आपने रिटर्न करी इस फंक्शन को, और इस फंक्शन ने जो वैल्यू आपने रिटर्न करी है उसको स्टोर कर दिया है किसमें? t में, राइट। अब ये t काम आएगा इस लाइन के अंदर, फिर इक्वल्स टू 3 प्लस स्टार एफ पी। स्टार एफ पी की वैल्यू क्या है? 2, तो f की वैल्यू हो गई है 5। फिर आपने कहा स्टार एफ पी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू टी, टी की वैल्यू 3 थी तो ये हो गई है अब 3, राइट। तो ये तीन लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब है कि x का आपने 3 सेट कर दिया है। तो अब यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ f विच इज 5। ओके, f की वैल्यू रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन के अंदर f की वैल्यू है आपकी 5। So finally this function will return the value 5। कितने लोगों का आंसर यही आया? ट्रिकी क्वेश्चन है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन इस पे अगर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो तो ये थोड़ा सा आसान समझना क्वेश्चन। इसमें बस दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अगर आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में नहीं पता तो मैं एक छोटा सा और भी दे देता हूं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? टी की वैल्यू एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं? ओके, पहले मैं आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बता देता हूँ, फिर मैं, राइट। सो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस जो है वो फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके हैं। किसी फंक्शन को जब आप कॉल करते हो दो तरीके से कॉल कर सकते हो, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जैसे कि नाम भी बता रहे हैं। इमेजिन करो आपके पास में एक मेन प्रोग्राम है, ओके, और इसके अंदर आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट ए एंड बी। ओके, इनके अंदर आपने कुछ वैल्यू असाइन करी, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। ओके, फिर आपने एक फंक्शन कॉल किया स्वैप, और स्वैप के अंदर आपने ए और बी को पास कर दिया, और फिर आपने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट,
ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जो कॉलेजेस में भी और कहीं जगह पर भी आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझाने के लिए प्रोग्राम यूज किया जाता है. So next, now let's write the definition of swap program. Swap. So let's say it does not return anything. So void means it is not returning anything. Okay, अगर यहाँ पर int होता तो मतलब ये integer value return करेगा. यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया int x and int y. Okay, और फिर आपने इसके अंदर एक t टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर किया and then you are saying x equals to y and y equals to t. Okay. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है और वो क्या है, ये जो आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल करते वक्त दो पैरामीटर पास किए हैं ए और बी. ओके, इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स. इस टर्म को मैं यूज़ करूँगा इस चीज़ को समझाने के लिए. इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स. और जो यहाँ पर आप फंक्शन डेफिनेशन लिखते वक्त पैरामीटर यूज़ कर रहे हो इसको बोलते हैं डेफिनेशन. ओके, फंक्शन की डेफिनेशन है ये. मतलब फंक्शन क्या करेगा उसकी वर्किंग आप यहाँ पर लिख रहे हो. फंक्शन की डेफिनेशन है ये, राइट. तो आपको डिफाइन भी करना होता है यूज़ करने से पहले, तो वो आप कर सकते हो मेन प्रोग्राम से ऊपर. वो मैंने किया नहीं, बस मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि मैंने फंक्शन, सो मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम स्वैप होगा, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा और वो दो पैरामीटर इंटीजर दो पैरामीटर लेगा इनपुट, राइट. इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. एक्स और वाई इनको हम बोल देंगे फॉर्मल पैरामीटर्स. तो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल करते वक्त जो पैरामीटर पास कर रहे हो उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो आप फंक्शन की डेफिनेशन में वेरिएबल यूज कर रहे हो उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स. तो कॉल बाय वैल्यू ये बोलता है कि आप जब एक्चुअल पैरामीटर पास करते हो, ओके, और फंक्शन के अंदर आप उनको किसी फंक्शन के अंदर आप उनको चेंज कर रहे हो, तो एक्चुअल में जो आपके ये फॉर्मल पैरामीटर है इनकी वैल्यू चेंज होगी. जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 10 थी, तो आपने यहाँ पर ए पास किया, तो ए की वैल्यू कहाँ पर जाएगी, एक्स के अंदर, राइट. ए की वैल्यू चली गई एक्स के अंदर, दैट इज 10. यहाँ से आपने बी पास किया, बी जाएगा किसके पास, वाई के पास, तो 20, राइट. फिर आपने एक टेम्पररी वेरिएबल टी डिक्लेयर किया, तो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आपका मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी. ओके, इनकी वैल्यूज है 10 एंड 20 और इनके अपने कुछ एड्रेसेस है, लेट्स से 1000 एंड 2000. अब यहाँ पर आपने इस स्वैप फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल और डिक्लेयर किए जो कि है एक्स, जिसके अंदर वैल्यू गई 10 जो कि ए की वैल्यू थी, और एक वेरिएबल है वाई जिसके अंदर वैल्यू गई 20, और एक टेम्पररी वेरिएबल है जो अभी इनिशलाइज नहीं किया आपने, राइट. फिर यहाँ पर इस लाइन के अंदर आपने कहा टी इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू को आपने टी में ट्रांसफर कर दिया, तो टी के अंदर वैल्यू आ गई एक्स की विच इज 10. फिर आपने कहा x इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू को आपने x में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ये जो वैल्यू थी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई और ये बन गया 20, राइट. फिर आपने कहा y इक्वल्स टू टी, तो y के अंदर वैल्यू पहुंच गई है t की जो कि है 10. तो आप देखोगे जो x और y की वैल्यू थी वो एक्सचेंज हो गई, वो स्वैप हो गई है. जैसे कि पहले x के अंदर 10 था और y के अंदर 20 था, अब x के अंदर 20 और y के अंदर 10 है, तो एक्सचेंज हो गई है वैल्यू आपस में. लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ x और y चेंज हुए हैं जो फॉर्म है. ओके, जो वैल्यू चेंज हुई है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में हुई है, एक्चुअल पैरामीटर्स अभी भी आपके सेम रहेंगे. अब यहाँ पर आप ए और बी को प्रिंट करोगे तो ए और बी की वैल्यू 10 और 20 ही आएगी. यानी कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ चेंज कर रहे हो तो वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेंगे. एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, राइट. दैट्स व्हाट योर कॉल बाय वैल्यू सेज. अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपके एक्चुअल पैरामीटर्स पे नहीं पड़ेगा. वन मोर एग्जांपल. So imagine you have a variable 10 and you are calling a function fun this variable a, and you are trying to print the value of a after coming off from this function. तो फंक्शन के अंदर आपने a को पास किया x के अंदर और आपने x में कुछ चेंज किया, लेट अस से x इक्वल टू x इंटू 5, राइट. अब यहाँ पर ये चीज़ देखना,
यहाँ पर आपने मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, राइट। मेमोरी के अंदर ए वेरिएबल स्टोर होगा, उसका अपना कुछ एड्रेस होगा। यहाँ पर आपने इस फंक्शन फन को कॉल किया ए के साथ कि ए की वैल्यू एक्स के पास हो जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स के पास हो जाएगी, दैट मीन्स एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगी। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगी ये वैल्यू। तो एक्स का अपना कुछ एड्रेस होगा। यहाँ पर जब आप चेंज करोगे एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 5, तो यहाँ पर एक्चुअली एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ओके, ए की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ए क्या था यहाँ पर? एक्चुअल पैरामीटर, राइट। तो जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर। तो आप यहाँ पर ए को प्रिंट करोगे तो 10 ही आएगा, और यहाँ पर अगर आप प्रिंट करोगे एक्स की वैल्यू को तो यहाँ पर 50 आएगा। तो मतलब जो आपने चेंज किया, भले ही आपने एक ही वैल्यू पास करी हो एक्स के अंदर, बट ए एज इट इज रहेगा, एक्स चेंज होगा, राइट। एक्स जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, बट ए एज इट इज रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस थोड़ी सी अलग चीज बोलता है। अगर इसी एग्जांपल को आप लो, इंट मेन, और इसी सेम एग्जांपल को आप लो, बस एक छोटा सा चेंज करो, ए इक्वल्स टू 10। इस बार आप फंक्शन फन को कॉल करो, लेकिन इस बार ए के साथ नहीं, एड्रेस ऑफ ए के साथ में कॉल करो। ओके, और यहाँ पर आप ए की वैल्यू को प्रिंट। तो फंक्शन फन के अंदर अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप एड्रेस पास कर रहे हो, फंक्शन के अंदर आप एड्रेस पास कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वो पॉइंटर वेरिएबल होगा। ओके, क्योंकि आपको एड्रेस स्टोर करना है, राइट। और एड्रेस स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? पॉइंटर। इसलिए मैं यहाँ पर इंट एक्स नहीं लिखा, इंट स्टार एक्स लिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, अगर आप बोलते हो स्टार एक्स इक्वल टू स्टार एक्स इंटू 5, राइट, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका एक वेरिएबल ए था जिसके अंदर वैल्यू 10 थी और उसका एड्रेस था कुछ 1000। अब इस बार यहाँ पर वैल्यू पास नहीं हुई, इस बार ए का एड्रेस पास हुआ है, यानी कि एड्रेस क्या है? 1000। इसका मतलब ये कि एक्स एक पॉइंटर है जिसके अंदर है एड्रेस 1000। या फिर आप बोल सकते हो कि एक्स जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है, यानी कि x जो है वो a के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं, ये एरो साइन का मतलब है पॉइंट करना। तो जब यहाँ पर बोल रहे हो स्टार एक्स इक्वल टू स्टार एक्स इंटू 5, तो आपको याद होगा हम स्टार को यूज करते हैं डिफरेंस करने के लिए। इसका मतलब है कि x के अंदर जाओ, स्टार का मतलब है कि x के अंदर जाओ, मतलब x जिसको भी पॉइंट कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने x की वैल्यू को चेंज कर दिया बाय a इंटू 50। मीन्स दैट इस बार a की वैल्यू चेंज हुई, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हुई। सो दिस मीन्स दैट इन कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय रेफरेंस, in call by reference, if we change formal parameter, then actual parameter also gets changed. Actual parameter value is also modified. ओके, उसी स्वैप एग्जाम्पल के अंदर आप देखो, अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है कि आप एड्रेस पास करोगे, कॉल बाय वैल्यू का मतलब है आप वैल्यू पास करोगे, कॉल बाय रेफरेंस मतलब रेफरेंस पास कर रहे हो। मीन्स जो आपका स्वैप का एक प्रोग्राम था उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने कहा इंट इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, और उसके बाद में आपने फंक्शन फन को कॉल किया, लेकिन इस बार एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी के साथ में कॉल किया है। ओके, अब यहाँ पर ए और बी के आप वैल्यू प्रिंट करोगे तो आप पाओगे कि ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई है। ओके, सो बट इस बार आपको फंक्शन फन के अंदर नॉर्मल एक्स और वाई नहीं, आपको पॉइंटर डिक्लेयर करने होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एड्रेस पास कर रहे हो। तो आपको इनको जो रिसीव करेंगे, ओके, इन एक्चुअल पैरामीटर्स को जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स रिसीव करेंगे वो पॉइंटर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एड्रेस पास कर, इसके अंदर लेट्स से आपने एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टी। सो नाउ द प्रोग्राम विल चेंज लाइक दिस। सो टी इक्वल्स टू स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई, एंड स्टार एस्ट्रिक वाई इक्वल टू
टी। जब आप इस तरह से करोगे तो आपका जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक वेरिएबल ए था जिसके अंदर 10 था और उसका एड्रेस कुछ भी था, ओके, और एक बी था जिसके अंदर 20 था और उसका एड्रेस भी लेट्स से 2000 था। तो यहाँ पर आपने ए का एड्रेस पास किया, यह है ए राइट, और यह है बी का एड्रेस। तो आपने ए का एड्रेस पास किया तो ए के पास में गया क्या, एक्स एक पॉइंटर है, इसके अंदर गया एड्रेस 1000, ओके, और वाई भी एक पॉइंटर है, राइट, वाई इज ए इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, इसके अंदर गया आपका एड्रेस 2000। सो फिर आपका एक वेरिएबल टी आपने डिक्लेयर किया। सो व्हेन यू आर सेइंग टी इक्वल्स टू स्टार एक्स, इक्वल टू टी इक्वल्स टू स्टार एक्स मतलब एक्स जिसको भी पॉइंट कर रहा है, जो आप लिखते हो स्टार एक्स, तो इसका मतलब ये है, आप देखो एक्स का मतलब क्या है, पहला देखो एक्स का मतलब क्या है। एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर है 1000, यहाँ पर 1000 लिखो। स्टार का मतलब वैल्यू एट, राइट। सो ये क्या बन गया, वैल्यू एट 1000। तो वैल्यू एट 1000 क्या है, इसको हिंदी में आप चाहो तो ट्रांसलेट करके अपने माइंड में रख सकते हो, 1000 पे क्या वैल्यू है, इसका मतलब ये है। तो 1000 पे क्या वैल्यू है, 10, यानी कि 1000 पे जो वैल्यू थी वो टी के अंदर चली गई। फिर आपने कहा स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई का मतलब क्या है, वाई के अंदर देखो क्या है, वाई के अंदर 2000 है, और जो आपने कहा स्टार, स्टार का मतलब क्या है, वैल्यू एट, राइट। सो वैल्यू एट 2000 क्या है, द वैल्यू एट 2000 इज 20। सो एक्स की वैल्यू 20, राइट, यानी कि यहाँ पर जिसको एक्स पॉइंट कर रहा है। और फिर आपने कहा स्टार वाई इक्वल्स टू 20, यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू चली गई है 10, क्योंकि टी के अंदर क्या था, 10 था, तो 10 वैल्यू इज पास्ड टू द वैल्यू एट 2000, राइट। सो नाउ आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे ए और बी वो एक्सचेंज हो चुके हैं 20 एंड 10। तो मतलब जब यहाँ पर आप ए और बी प्रिंट करोगे तो वैल्यू आएगी 20 एंड 10। सो दिस इज बाय रेफरेंस। किसी को डाउट है इसमें कुछ? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो कल हम एरेज की बात कर रहे थे, और सो इन दी एरे हमने बात करी कि हमारे पास में तीन तरह के एरेज हैं, वन डायमेंशनल, कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली सी प्रोग्रामिंग में आप कभी भी थ्री डायमेंशनल से यूज नहीं करोगे। एक्चुअली वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल कुछ है ही नहीं, ये सब एक इल्यूजन है। मेमोरी के हिसाब से सबके सब एरेज जो है वो वन डायमेंशनल ही है, क्योंकि आपकी जो मेन मेमोरी है, अगर आप मेमोरी की बात करो तो वो एक्चुअली सिंगल डायमेंशनल है। सिंगल डायमेंशनल मतलब उसके अंदर बस रोज हैं, और यू कैन से ओनली वन डायमेंशन है, कुछ इस तरह से आपकी मेमोरी है, राइट। मेमोरी जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम की फॉर्म में नहीं है, इस तरह से नहीं है मेमोरी आपकी। आपकी मेमोरी तो कुछ इस तरह से है। तो आप 1D 2D जो है वो सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हो, बाकी आपके जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो वन डायमेंशनल ही स्टोर होंगे। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। सो व्हेन यू से एरे, तो एरे की डेफिनेशन इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ओके। तो सिमिलर का मतलब क्या है यहाँ पर, सो वी आर सेइंग दैट यू कैन स्टोर ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन दिस, ओके। सेम टाइप्स मतलब सिमिलर मतलब या तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, या सारे के सारे कैर टाइप होंगे, या सारे के सारे फ्लोट टाइप होंगे आपके, या फिर सारे के सारे आपके लॉन्ग टाइप होंगे, या डबल टाइप होंगे, ओके, या फिर अनसाइंड, या फिर शॉर्ट, वट एवर डेटा टाइप यू हैव। तो मतलब अगर आपने कहा इंट ए 5, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो वन डायमेंशनल एरे है, ओके। ए जो है वो वन डायमेंशनल एरे है लाइक दिस, उसके अंदर पांच एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर 5 एलिमेंट्स, ओके। और इस एरे का नाम है ए, और वो 5 एलिमेंट होंगे वो इंटीजर टाइप होंगे, ओके। सारे के सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप होंगे, यानी कि आप वैल्यूज कुछ इस तरह से स्टोर कर सकते हो। अब एरेज के बारे में कुछ और चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या है, हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा, या फिर बोल दो पोजीशन होगी, और वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। कंप्यूटर साइंस में काउंटिंग जीरो से, तो ये पोजीशन जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पर है, ये थ्री पर है, और ये फोर पर है।
अगर आपको एरे में से कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस करना है, राइट, एरे को आप सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो और रैंडमली भी। रैंडमली मतलब आप कोई भी एलिमेंट एकदम से रैंडमली एक्सेस कर सकते हो उसकी पोजीशन देके। मतलब अगर आप कहो प्रिंट एफ %d एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ में पोजीशन, जो भी एरे का एलिमेंट आपको एक्सेस करना है। मतलब मैंने कहा ए टू का मतलब ये वाला एलिमेंट आपका प्रिंट होगा जो कि 30 है, तो इसका आउटपुट आएगा 30। से आप कोई भी एलिमेंट एरे का एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज आपको जो जाननी जरूरी है एरेज के बारे में, वो क्या है? व्हेन यू से यू हैव एन एरे A5, राइट, इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो यहीं पर। आप कह सकते हो A5 इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ओके, मतलब ये आपने कंपाइल टाइम पे ही एरे को एलिमेंट्स अलोकेट कर दिए। इसका मतलब ये कि आपका एक एरे है जिसका साइज है 5, लाइक दिस, का नाम है, और इसके अंदर 5 पोजीशंस है 0 से लेकर 4 तक, और उनके अंदर वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, और हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस भी होगा। अब हमको पता है कि एक इंटीजर का एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट लेगा। 4 बाइट मतलब, और आपको पता है कि कम मेमोरी के अंदर हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस है, जैसे कि ये मेमोरी है आपकी। ओके, और मेमोरी के अंदर मान लो हर एक सेल जो है वो 1 बाइट की है। मेमोरी के अंदर हर एक सेल पर, इस एक सेल के अंदर आप एक बाइट मतलब 8 बिट, इस तरह से। ओके, और हर एक बाइट का एक एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस होगा 1001, इसका एड्रेस होगा 1002, इसका एड्रेस होगा 1003। ओके, तो जब हम बोल रहे हैं कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेगा, इसका मतलब ये कि इंटीजर जो है वो 4 एड्रेसेस लेगा, क्योंकि ये एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, एक बाइट ये है और एक बाइट ये है। सो दिस मीन्स दैट इट विल टेक 4 बाइट्स। 4 बाइट लेने का मतलब क्या है कि वो 4 एड्रेसेस उसको चाहिए होंगे, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट, फॉर एग्जांपल जब आप लिखते हो इंट a इक्वल्स टू 513, तो एक्चुअली क्या होगा कंप्यूटर के अंदर, ये होगा पहले 513 जो है बाइनरी में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल 513 का बाइनरी होगा दिस। ओके, ये 513 का बाइनरी होगा। अब क्योंकि आपको 32 बिट में रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो आप इसके सामने और बाकी जो बची हुई बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं आपकी 1, 3, 4, 4, 8, ये 10 बिट्स हैं। बाकी जो 22 बिट्स बची वहां पर आप जीरोस ऐड कर दोगे, लाइक दिस। ओके, लाइक जीरोस ऐड कर दोगे, तो जो आपका 32 बिट रिप्रेजेंटेशन आएगा 513 का, वो इस तरह से होगा। सो 8 बिट्स, देन 8 बिट्स, 3 plus 3 6। Okay, how many bits are these? 10 bits. So it will be 1 0, then 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, ये है आपका 513। अब ये 4 बाइट में स्टोर होगा, मतलब यहाँ पर पहली पोजीशन पर क्या, 0 0 0, 8 बार 0। ओके, 8 बिट्स। फिर यहाँ पर आपका फिर से 0 0 0 0 0, 8 बिट्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला ये वाला बाइट। ओके, 4 बाइट है यहाँ पर, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट। 8 बिट का मतलब क्या है, 1 बाइट, तो इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो इसका मतलब है ये 4 बाइट्स। ओके, तो लास्ट वाली बाइट में आपका स्टोर होगा 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह से। तो मतलब पहले वाला एलिमेंट एड्रेस लेगा 1000। ओके, सो पहले वाले एलिमेंट के एड्रेसेस होंगे 1000 से लेकर 1003 तक, 4 एड्रेसेस, राइट। स्टार्ट होगा 1004 से, ये स्टार्ट होगा 1008 से, ये स्टार्ट होगा 1012 से, और ये 1016 से लेकर 1019 तक। आप देखोगे 4 4 एड्रेस का गैप है इनके बीच में, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप है, और इंटीजर टाइप टेक्स 4 बाइट्स। 4 बाइट मतलब 4 एड्रेसेस, क्योंकि हर एक बाइट का एक एड्रेस होगा। तो ये हैं आपके एलिमेंट के एड्रेसेस। जैसे कि आप लिखते हो, कोई भी आपने एक एलिमेंट लिया इंटीजर टाइप नॉर्मल वेरिएबल, ओके, एरे की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वेरिएबल, तो इसका कोई एड्रेस होगा ना। इसी तरह से एरे के अंदर भी हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होगा, बस डिफरेंस है कि वो सब कॉन्टिग्यूअसली होंगे। कॉन्टिग्यूअसली मतलब एक के बाद एक,
सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक होंगे मेमोरी के अंदर। ओके, तो एड्रेसेस समझना बहुत जरूरी है एरे के अंदर, क्योंकि बहुत काम आएंगे। एक चीज और समझना बहुत जरूरी है, तो एरे का नाम है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? एरे का नाम जो है एक्चुअली वो एक पॉइंटर है। ओके, एरे के अंदर जो एरे का नाम है वो पॉइंटर है, और वो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करता है। जो एरे का नाम है वो एक्चुअली एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करता है, जो कि 1000 है। ओके, ए के अंदर 1000 स्टोर्ड होगा। और ये तो ये एड्रेस आपका 1000 स्टोर होगा ए के अंदर, और ये वाला एड्रेस स्टोर होगा A+1 के अंदर, ये वाला एड्रेस स्टोर होगा A+2 के अंदर, ये वाला एड्रेस स्टोर होगा A+3 के अंदर, और ये वाला एड्रेस स्टोर होगा A+4 के अंदर। राइट, तो अब एरे के बारे में आपको चार चीजें आप जान गए। वो क्या है? हर एक एरे के अंदर एक तो वैल्यू होंगी, राइट, जिस तरह का भी आपने एरे डिक्लेयर किया, अगर इंटीजर टाइप तो इंटीजर वैल्यूज होंगी, कैरेक्टर टाइप तो कैरेक्टर वैल्यूज होंगी, और हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा। ओके, पोजीशन जिसको हम बोल रहे हैं, और हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होगा। स्टार्टिंग एड्रेस आप कुछ भी मान लो, वट एवर यू वांट, बस ध्यान इतना रखना है कि अब नेक्स्ट वाला जो एड्रेस होगा वो इससे 4 बाइट आगे होगा। अगर पहले का एड्रेस 1000 है तो इसका एड्रेस 1004 होगा, इसका 1008 होगा, इसका 1012 होगा, और इसका 1016 होगा। तीसरी चीज आपको जाननी है, लेट से एरे का नाम ए है, तो ये वाला एड्रेस 1000 जो होगा वो ए के अंदर होगा, 1004 जो है वो A+1 के अंदर होगा, ये A+2 के अंदर होगा, और ये A+3 के अंदर होगा, और A+4 के अंदर होगा। बट आई मीन टू से जब आप प्रिंट एफ करोगे तो प्रिंट एफ करके आप देख भी सकते हो अगर आप चाहो। सो इफ यू ट्राई टू प्रिंट ए, A+1, A+2, ओके, अगर आप ये प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो अज्यूम करो अगर लेटेस्ट से स्टार्टिंग एड्रेस 1000, तो ये आपका यहाँ पर प्रिंट होगा 1000, और यहाँ पर प्रिंट होगा 1004, और यहाँ पर प्रिंट होगा 1008। ओके, और अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करनी है तो वैल्यूज प्रिंट करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉइंटर्स में। दो तरीके से आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की। लेट्स से हम 3 वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। ओके, एक तो आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट से ये वैल्यू प्रिंट करनी है A0, राइट, तो आप लिख सकते हो सिंपली A, तो आपकी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 10। ओके, 0 पोजीशन पे क्या है? 10। या फिर दूसरा तरीका है कि आप पॉइंटर के थ्रू कर सकते हो। आपको पता है जो वेरिएबल A है, राइट, ये एक पॉइंटर है, और इसके अंदर क्या एड्रेस है? 1000, राइट। तो आप अगले आपको पता है कि ए जो है वो 1000 एड्रेस पॉइंट कर रहा है, तो अगर आप स्टार ए करोगे, ओके, अगर आप यहाँ पर स्टार लगा दो ए के सामने, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? ए के अंदर पहुंच जाओगे ना। तो आप वैल्यू जो है वो पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, अगर आपको नेक्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट करनी है A1, तो आप सिंपली लिख सकते हो A1, तो यहाँ से आपकी यहाँ पर भी आपकी 10 वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट होगी जो फर्स्ट पोजीशन पे, यदि जिसको बोलते हैं 20, राइट। तो एरे का और पॉइंटर का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है अभी तक? एनीवन, एनी डाउट? ओके, इमेजिन करो आपके पास एक कैरेक्टर टाइप एरे है। ओके, और कैरेक्टर टाइप एरे को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग क्या है? सिंपली एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और या फिर बोल सकते हो आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैं लिखता हूँ अकेडफ्लिक्स, तो अकेडफ्लिक्स क्या है? अकेडफ्लिक्स के अंदर कैरेक्टर्स है, राइट, 1 2 3 4, तो ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है। तो यानी कि आपका जो स्ट्रिंग बनी है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग मतलब कई सारे वर्ड्स का कलेक्शन। ओके, और इनमें से हर एक क्या है? कैरेक्टर। तो आप देखो स्ट्रिंग कैसे बनी है, स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स को मिला के बनी है, राइट। तो आप कैरेक्टर के एरे के थ्रू आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। तो जब आप लिखते हो कैर सी इक्वल्स टू, हमेशा याद रखना, हमेशा आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, लाइक दिस। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस, तो क्या होगा? मेमोरी के अंदर एक एरे क्रिएट होगा लाइक दिस, जिसके अंदर कितनी पोजीशंस होंगी? जितने आपकी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे कि ए यहाँ पर स्टोर होगा, फिर यहाँ पर सी स्टोर होगा, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर डी, यहाँ पर एफ, फिर यहाँ पर एल, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर एक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी ऐड होगा। ओके, ये नल कैरेक्टर ये बताने के लिए कि यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो रही है।
का एंड है। तो फ्लिक्स जो है वो मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर एरे की फॉर्म में स्टोर होगा। ये आपका कैरेक्टर एरे है सी, राइट। और यहाँ पर एड्रेसेस कैसे काम करेंगे, आपको पता है कि कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट, राइट। कैरेक्टर 1 बाइट इन मेमोरी। तो आप एड्रेसेस देखोगे, इसका एड्रेस होगा 1000, इसका एड्रेस होगा 1001, इसका होगा 1002, फिर यहाँ पर होगा 1003। तो इस तरह से आपका हर एक एड्रेसेस जो है वो 1 बाइट फार होगा, राइट। यहाँ पर 1 1 का गैप है, आप देख रहे हो ना। वन था पहले, अगर आप इंटीजर एरे की बात, तो इंटीजर एरे में आपको दिख रहा था कि एड्रेसेस जो है उनमें डिफरेंस कितना था, उनमें डिफरेंस था 4 बाइट्स का, राइट, लाइक दिस। क्योंकि हर एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है और कैरेक्टर एक ही बाइट लेता है, तो एक ही एड्रेस चाहिए होगा, हर एक कैरेक्टर को एक एड्रेस चाहिए होगा। यहाँ पर हर एक एलिमेंट को 4 एड्रेसेस चाहिए थे। 1000 से लेके 1003 तक जो एड्रेसेस हैं वो 10 लेगा, फिर 1004 से लेके 1007 तक ये 4 एड्रेसेस जो है वो 20 लेगा, 1008 से लेकर 1011 तक ये एलिमेंट लेगा एड्रेसेस। अगर नेक्स्ट एलिमेंट कोई हुआ तो वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 1012 एड्रेस से, राइट। मेमोरी के अंदर एक एक बाइट के दूरी पर हर एक कैरेक्टर होगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपका इंडेक्स होगा, लाइक दिस। ओके। ये है आपका कैरेक्टर एरे जिसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, अगर आपको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे %s। ओके, सो वी यूज %s टू प्रिंट द स्ट्रिंग, टू प्रिंट स्ट्रिंग, and you use %c to print the character, to print one character, right। सो अगर आपको ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, उसका एक स्पेशल तरीका है। उसका स्पेशल तरीका क्या है, आपको जहां से भी स्ट्रिंग प्रिंट करना स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो सी के अंदर होगा, नेक्स्ट एड्रेस C+1, C+2, C+3, लाइक दिस। ये आपके एड्रेसेस होंगे। जैसे कि हमने अभी देखा एरे में, राइट। अगर एरे का नाम ए था तो ये वाला एड्रेस ए के अंदर होगा, फिर ये वाला A+1 के अंदर, ये A+2 के अंदर और A+3 के अंदर। इसी तरह से स्ट्रिंग के अंदर भी है। तो आप स्ट्रिंग को कहीं से ही प्रिंट करना स्टार्टिंग से प्रिंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिंट करना स्टार्ट करना है तो आपको पास करना होगा सी, राइट। तो अगर आपने एरे का नाम पास किया स्ट्रिंग के अंदर तो मतलब क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। कैड फ्लिक्स, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, राइट। अगर आपने यहाँ पर पास किया C+1 तो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट को ये बताया कि मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, लेकिन मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी है C+1 से, मतलब यहाँ से प्रिंट करनी है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करनी है, दैट इज यहाँ पर अगर आप C+1 पास करते हो तो प्रिंट होगा CADFLIX। अगर आपको यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करना हो तो आप कहोगे C+2, तो C+2 अगर आप कहोगे तो प्रिंट करना स्टार्ट होगा ADFLIX, तो यहाँ से प्रिंट होगी, राइट। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उस स्ट्रिंग को पूरी प्रिंट कर सकते हो एक साथ, या फिर एक कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो एक साथ में। मतलब अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप क्या कहोगे, %c और उस कैरेक्टर की पोजीशन। ओके, जैसे कि ये आपका एक कैरेक्टर एरे है और यहाँ पर स्टोर्ड है दिस स्ट्रिंग। ओके, और लास्ट में है नल कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट करना है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू प्रिंट ओनली एफ, तो आपको एफ की पोजीशन पास करनी होगी, वो है C4। ओके, एरे का नाम है सी और जो पोजीशन है कैरेक्टर की वो है 4, राइट। यहाँ पर अगर आप C0 पास करोगे तो कैरेक्टर पास प्रिंट होगा आपका ए। ओके, यहाँ पर प्रिंट होगा एफ। अगर आप C1 करोगे तो प्रिंट होगा आपका सी, राइट। अगर आप C2 करोगे प्रिंट होगा ए, है ना। और अगर आप C3 करोगे तो प्रिंट होगा डी। तो स्ट्रिंग में एरे कुछ इस तरह से काम करता है। अब स्ट्रिंग का और पॉइंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया। आप कैरेक्टर्स को दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया कैर सी, ओके, और इस एरे के अंदर मैंने स्ट्रिंग करी है ACADFLIX, और फिर लास्ट में ये लास्ट का जो नल कैरेक्टर है वो कंपाइलर खुद से ऐड करेगा, या आपको करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर खुद से ऐड कर देगा नल कैरेक्टर। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अकेली स्ट्रिंग नहीं है जो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, इसके अलावा भी बहुत कुछ स्टोर्ड है मेमोरी
ये बताने के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो कि तुम इससे आगे मत प्रिंट करना कुछ, बस जब ये नल कैरेक्टर आ जाए तो प्रिंट करना रोक देना। क्योंकि आपका प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग पास करते हो, जो आप बोलते हो प्रिंट एफ स्टेटमेंट को कि स्ट्रिंग पास करो और स्टार्ट करो यहाँ से। ओके, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर के पास जाएगा और उसको प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा आपके डिस्प्ले पर। ओके, लाइक दिस। और ये तब तक प्रिंट करता रहेगा तब तक कि उसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए। जैसे ही नल कैरेक्टर मिलेगा ये रुक जाएगा। इमेजिन करो अगर नल कैरेक्टर ऐड ना हुआ होता, ये आपकी मेन मेमोरी है, राइट? प्रिंट एफ जो है वो मेमोरी से, ये आपकी मेन मेमोरी है। लेट्स से यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग स्टोर्ड है लाइक दिस, ए सी, ए डी, फिर है आपका एफ, फिर एल, फिर आई, फिर एक्स, और यहाँ पर है आपका, लेट से नल कैरेक्टर नहीं है, अगर कंपाइलर नल कैरेक्टर ऐड ना करे और यहाँ पर कोई दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही थी मोना के नाम से। ओके, लाइक दिस। तो अगर आपने एक्स के बाद में नल कैरेक्टर ऐड नहीं किया तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट करता जाएगा जो भी इसको मिलता जाएगा, राइट? ये मेमोरी के अंदर से प्रिंट करता जाएगा। ये आपका एड्रेस है 1000, ये मेमोरी का एड्रेस है 1001, 1002, तो इस तरह से हर एक कैरेक्टर और यू कैन से हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस है मेमोरी के अंदर, राइट? तो हम नल कैरेक्टर इसलिए ऐड करते हैं ताकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो नल कैरेक्टर को देख के रुक जाए। ओके, इज दिस क्लियर? कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब आप स्ट्रिंग को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट, तो वो प्रोसेस बन जाए और उसके अंदर जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग यहाँ पर स्टोर होगी। एक आपके पास में स्टैटिक मेमोरी है। ओके, स्टैटिक मेमोरी या फिर इसको बोल दो डेटा सेक्शन या फिर ग्लोबल मेमोरी, कई तरह से जानते हैं इसको हम, कई नाम से जानते हैं। एक था आपका कोड सेक्शन जहाँ पर प्रोग्राम का कोड स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, है ना? और एक है आपका स्टैक सेक्शन और एक है हीप सेक्शन। ओके, हीप के अंदर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हो और स्टैक के अंदर आप फंक्शन कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स स्टोर करते हो जो अपवर्ड से डाउन का, और हीप डाउनवर्ड से अपवर्ड ग्रो करता है, राइट? अब आप स्ट्रिंग को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। मेथड वन कौन सा है जो मैंने अभी बताया आपको, वो है आपका एरे के थ्रू, राइट? व्हेन यू से कैर सी इक्वल टू अकेडफ्लिक्स, ओके, तो ये स्ट्रिंग जब आपने इस तरह से स्ट्रिंग डिक्लेयर करी तो ये स्ट्रिंग एक्चुअली कहाँ पर जाएगी, स्ट्रिंग को मेमोरी मिलेगी स्टैक के अंदर। ओके, जिस भी फंक्शन के अंदर ये स्ट्रिंग लिखी हुई होगी उस फंक्शन के अंदर वो फंक्शन स्टैक के अंदर जाएगा, तो वहीं पर मेमोरी, मतलब ये लोकल वेरिएबल की तरह आप इसको अज्यूम करोगे। दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, वो है पॉइंटर के थ्रू। आप स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, कैर स्टार इक्वल टू अ कैटफ्लिक्स। ओके, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपका एक्चुअली स्टोर होगा इस स्टैटिक मेमोरी के अंदर। ओके, ये यहाँ पर स्टोर होगा आपकी, जो अगर आप स्ट्रिंग को एरे के थ्रू हो तो वो जाएगा स्टैक के अंदर, और स्ट्रिंग को अगर आप पॉइंटर के थ्रू डिक्लेयर करें तो वो जाएगा स्टैटिक मेमोरी के अंदर, राइट? जस्ट लाइक द स्टैटिक वेरिएबल। इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, इमेजिन करो अगर आपको कोई कैरेक्टर चेंज करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, राइट? तो अगर आपने एरे को कैरेक्टर की तरह, कैरेक्टर एरे के थ्रू डिक्लेयर किया है, तो आप कोई भी, आपको कैरेक्टर चेंज करना है तो आप क्या करो, कैरेक्टर का इंडेक्स दो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कैरेक्टर चेंज करना है, ओके, डी, तो इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, तो मैं कहूँगा C3 इक्वल टू, इस कैरेक्टर को चेंज करके आप कर दो जी। ओके, तो ये स्ट्रिंग आपकी चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगी अकेज फ्लिक्स, राइट, लाइक दिस। लेकिन इस वाली स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कोशिश करोगे चेंज करने की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कहा C3 इक्वल टू जी, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट में और स्ट्रिंग सिंपल स्ट्रिंग एरे में। ये डिफरेंस है कि आप स्ट्रिंग एरे के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, राइट? यहाँ पर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ये बात समझे आप लोग? स्ट्रिंग जो आप पॉइंटर के थ्रू डिक्लेयर कर रहे हो उसके अंदर आप इसके जो एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं कर सकते हो।
एरे के थ्रू अगर आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया तो आप चेंज कर सकते हो उनको। ओके। नाउ मोर थिंग्स अबाउट स्ट्रिंग्स। और क्या है स्ट्रिंग्स के बारे में? यस, सम फंक्शंस। इमेजिन आपने कैरेक्टर लाइक दिस, जिसके अंदर आप एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। आपके पास में एक साइज ऑफ फंक्शन है, आपने पहले भी पढ़ा था। व्हेन यू विल गो टू फाइंड आउट द साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग, क्या आएगा साइज? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग? इस स्ट्रिंग का साइज क्या होगा? सो देर आर 4 + 4 8 कैरेक्टर्स, राइट? यहाँ पर 8 कैरेक्टर्स है, बट इसका साइज होगा 9 बाइट्स। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है आपका, ये बताएगा कि कितनी बाइट ले रही है ये स्ट्रिंग। ओके, इसका रीजन क्या है? सबका आंसर बिल्कुल सही है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि 8 तो कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, है ना? इस स्ट्रिंग के अंदर 8 कैरेक्टर्स है, तो 8 बाइट तो ये हो गई 1000 से लेकर 1007 तक। साथ में एक नल कैरेक्टर भी है। ओके, बिकॉज ऑफ द नल कैरेक्टर इट विल टेक 9 बाइट्स। और एक दूसरा फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। अगर आप स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करने जाओ तो आपको मिलेगा 8। आंसर विल बी 8। ओके, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है? ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा के अंदर। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देगा, और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपको क्या देगा? नंबर ऑफ बाइट्स, कि कितना साइज ले रही है स्ट्रिंग। ओके, अब इसका एक ज्यादा होना, इसका 9 होना और इसका 8 होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। ओके, नल कैरेक्टर जो आप स्ट्रिंग में काउंट नहीं कर रहे हो, बट ये कंपाइलर को ये बताने के लिए कि यहाँ पर आपको रुकना है, राइट? सो साइज ऑफ दिस विल बी 9 बाइट्स। और इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको अपनी प्रोग्राम के अंदर एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, जिसको हम बोलते हैं string.h। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर डिफाइंड है, राइट? यहाँ पर आपने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। तो द क्योंकि ये लाइब्रेरी फंक्शन है, राइट? स्ट्रिंग लेंथ इज ए लाइब्रेरी फंक्शन, एंड दिस लाइब्रेरी फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल। सो आपको ये हेडर फाइल पहले इंक्लूड करनी होगी। नाउ कॉन्सिक्वेंटली अगर आप कैरेक्टर के थ्रू, कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हो लाइक दिस, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ साइज ऑफ सी तो क्या आएगा? और अब मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग लेंथ तो फिर क्या आएगा? स्ट्रिंग लेंथ में तो सेम ही आएगा, दैट कैरेक्टर्स जो कि 8 है, राइट? साइज ऑफ में क्या आएगा? अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सी क्या है? पॉइंटर है, राइट? सी क्या है? पॉइंटर है, मतलब ये स्टोर कर क्या करेगा? ये एड्रेस स्टोर करेगा, राइट? अब यहाँ पर साइज ऑफ सी डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर पॉइंटर का साइज कितना है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल 8 है, तो यहाँ पर 8 आएगा, राइट? आप कोई और भी स्ट्रिंग ले सकते हो। लेट्स से आपने कहा कैर एन इक्वल टू, आपने कैरेक्टर टाइप एरे लिया और आपने कहा प्रियंका। ओके, और फिर आपने एक पॉइंटर लिया कैरी स्टार एम, उसमें भी आपने कहा प्रियंका। ये दो तरीके हैं किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के, राइट? इसके अंदर कितने कीवर्ड? 9, राइट? तो अगर आप यहाँ पर जाओगे फाइंड आउट करने साइज ऑफ एन, तो आपको मिलेगा कितना? कितनी कितने कैरेक्टर से? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9। ओके, इसके अंदर भी 8 कैरेक्टर्स ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आई नीड समथिंग एल्स। ओके, चलो इसमें भी आप कर सकते हो फाइंड आउट। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एन विल बी 8, राइट? इन दिस केस इफ यू फाइंड आउट द साइज ऑफ एम विल बी डिपेंड ऑन द नंबर, so it will depend on the size of address। ओके, क्योंकि ये पॉइंटर है, राइट? ये एड्रेस स्टोर करेगा, तो इसका साइज क्या होगा? डिपेंड करेगा कि एड्रेस का साइज क्या है।
और यहाँ पर भी अगर आप स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करने जाओगे, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ m, यू विल गेट 8, राइट। सो आप चाहो तो इसको रन करके देख सकते हो। आई कैन ऑल्सो शो यू, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, सो वी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। But these are the things that you should know about the arrays and strings and pointers. Null character will also get address in memory. Yes, शशि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नल कैरेक्टर भी है और वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो उसको एड्रेस भी मिलेगा। इसीलिए जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो आपको 9 बाइट दे रहा है आउटपुट, राइट। डू यू वांट टू सी दिस इन एक्शन? Okay, should I show you this with a program or is it okay? Okay, it will take 2 minutes if you want to see this. Okay, fine. So let's say we have a character array and we are declaring a string. Let's say, can you see my screen? My screen is visible to you guys. लेट्स से HPSC PGT, और इसी स्ट्रिंग को मैंने एक पॉइंटर के हेल्प से करा डिक्लेयर स्टार डी इक्वल्स टू HPSC PGT. Okay, now if I print the size of these two strings, size of C and string length of C, and size of D, what do you think, what should be the answer? Let's put a tab between them and new line. Slash t is used to print the space between the outputs. Okay, so प्रियंका का प्रेडिक्शन का आउटपुट आएगा 8777. 8787 क्यों? साइज ऑफ सी आपको बता रहा है क्या? ओके, फिर से हमने स्ट्रिंग जो है वो ओके, स्ट्रिंग तो सेम ही ली है, स्ट्रिंग लेंथ भी सेम ली है। एड्रेस ड्यू टू, क्योंकि एड्रेस भी मेरा 8 बाइट का है तो आप डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहे हो। लेट्स से HPHC PGT CS। ओके, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर देखो 10 9 8 9। ओके, पहले वाले ने आउटपुट दिया 10। ओके, तो साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर, यहाँ पर 10 आया, इसका साइज आया 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी 9 कैरेक्टर्स है। ओके, CS2 HPSC 4, तो 9 कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के अंदर। तो साइज ऑफ ने आउटपुट दिया 10 क्योंकि एक नल कैरेक्टर भी है। स्ट्रिंग लेंथ ने आउटपुट दिया 9, तो स्ट्रिंग लेंथ तो दोनों केस में सेम ही आउटपुट दे रही 9। लेकिन यहाँ पर डी का साइज ऑफ फाइंड आउट कर रहे हो, डी भी तो स्ट्रिंग ही है, राइट, और इसके अंदर भी सेम स्ट्रिंग ही है, लेकिन इसने आउटपुट दिया 8। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेस है वो 8 बाइट का है। मैं किसी का भी एड्रेस फाइंड आउट करूँ, मैं अगर कोई और भी स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर करूँ, लेटर से कैर इक्वल्स टू समथिंग, let's say NT-NET कंप्यूटर साइंस। ओके, तो अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ साइज ऑफ ई ऑल्सो, आप पाओगे कि उसका भी आउटपुट जो है 8 ही आएगा। क्या सेमीकोलन? पाइथन की प्रोग्रामिंग करने की जिसको आदत पड़ गई ना, उसके सी प्रोग्रामिंग में बहुत एरर आएंगे, और एक ही एरर आएगा, वो है सेमीकोलन का। पाइथन में सेमीकोलन बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो यहाँ पर आप पाओगे, देखो मैंने ये एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी बट पॉइंटर के साथ में, राइट। और इसका फिर से साइज ऑफ ई जो है वो 8 ही आया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, डी और ई में, दोनों के दोनों ही पॉइंटर के थ्रू आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है। और यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ क्या है, 24 है, राइट। और इफ यू सी, अगर मुझे चेंज करना है सी के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे लास्ट कैरेक्टर चेंज करना है एस, ओके, और लास्ट कैरेक्टर का होगा 9 आई थिंक, और 8, ओके। सो इफ आई से C8 इक्वल्स टू लेट्स समथिंग एल्स ई, ओके। मैंने लास्ट कैरेक्टर चेंज करा है इस वाली स्ट्रिंग का, ओके। 8th पोजीशन पर है एस, है ना, क्योंकि एच जो है वो 0 पर है। P1 2 3 4 5 6 7 8, तो ई मैंने चेंज कर दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ इस स्ट्रिंग को, प्रिंट एफ %s, और उसके बाद में स्ट्रिंग एरे का नाम दैट इज सी, ओके। लेट्स से लाइक दिस। So what is the error? C8, okay, this should be in single quotes. String characters हमेशा सिंगल कोट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आया HPSC PGT CE, है ना, लास्ट वो चेंज हो गया, लास्ट में ई आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो गया है। बट अगर मैं इन डी और ई के अंदर की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, ओके। लेट्स से मैं इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंज करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर कहूँ D8 इक्वल्स टू ई, और यहाँ पर सेमीकोलन, तो स्ट्रिंग जो है वो होगी, ओके। D8 इक्वल्स टू, मैंने ई कहा, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ डी को। लेट्स प्रिंट डी नाउ। डी, yes, I passed D. Okay, it is actually exit, the program is exiting due to some but this you should know that in the string constant you cannot make any change, okay। इसको मैं अगर कमेंट कर दूं, सो देन प्रोग्राम विल बी रनिंग फाइन, ओके। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पर एक चीज और समझने की है, वो क्या है। सो व्हेन यू आर सेइंग कैर सी, कि आप पॉइंटर के थ्रू जब कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो लाइक दिस, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी मेमोरी के अंदर, ओके, स्टैटिक मेमोरी के अंदर आपको एक एरे मिल गया है, कैरेक्टर एरे, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ओके। और हर एक कैरेक्टर का कुछ एड्रेस होगा, ओके। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 1001। और सी का मतलब ये कि सी एक पॉइंटर है, जैसे कि दिखा रहा है, सी एक पॉइंटर है जिसके अंदर इस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, ओके। इसका मतलब ये है, इस वाली स्ट्रिंग का मतलब सी जो है वो आपका इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ओके। मैं कैर स्टार सी इक्वल टू कैटफ्लिक्स, दिस मीन्स दैट सी इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रिंग, ओके। और जब आप बोलते हो कैर डी इक्वल्स टू अ कैटफ्लिक्स, इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली डी ही इस पूरी स्ट्रिंग का पार्ट है, ओके। तो इसका मतलब ये कि ACADFLIX एंड देन नल कैरेक्टर, इसका मतलब ये कि डी जो है वो इस एरे का नाम है, ओके। ये एक एरे है जिसका नाम डी है, ओके। यहाँ पर इस एरे का कोई नाम नहीं है, रैंडम नाम होगा स्टैटिक मेमोरी के अंदर। और ये मैंने आपको बताया, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा जो आप पॉइंटर के थ्रू डिक्लेयर करते हो वो स्टैटिक मेमोरी में स्टोर होगा, ओके। कि प्रोसेस की स्टैटिक मेमोरी है और ये स्टैक के अंदर स्टोर होगा, राइट। प्रोसेस के अंदर एक स्टैक है, जहाँ पर आप जो फंक्शन कॉल करते हो वहाँ पर वो पुश होंगे। सो इसका मतलब ये कि डी जो है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, D+1 इसको पॉइंट कर रहा है, D+2 इसको पॉइंट कर रहा है, D+3 इसको पॉइंट कर रहा है, लाइक दिस ऑल दीज आर पॉइंटिंग टू सम एलिमेंट्स, राइट। अगर आप इस स्ट्रिंग को कहीं से प्रिंट करना स्टार्ट करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से D+3 से, तो आप क्या बोल सकते हो प्रिंट एफ के अंदर,
परसेंट एस, यू कैन से D+3। ओके, जैसे आप ये करोगे तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो डी से प्रिंट करनी शुरू हो जाएगी, DFLIX। लेकिन अगर यहीं पर आप इसके ऊपर स्टार लगा दो, ओके, प्रिंट एफ परसेंट सी, अगर आप यहाँ पर कर दो स्टार D+3, ओके, इसी के ऊपर आप स्टार लगा दो, तो एक्चुअली D+3 के अंदर जो वैल्यू है आप वहां पर पहुंच जाओगे डी पर, यानी कि आप सिंगल कैरेक्टर पे पहुंच जाओगे डी पर। तो स्टार लगाते ही आप किसी एड्रेस के अंदर पहुंच जा रहे हो। ये सब क्या है, एड्रेसेस हैं, D+1, D+2, D+3, ये सब सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं। ओके, इनके अपने न्यूमेरिक और ये सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो एरेज के बारे में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई होप वो चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं आपको एरे के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि एरे के अंदर एक एलिमेंट है, ओके, कोई वैल्यू होगी, एक इसका इंडेक्स है जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस है जिसको आप एड्रेस के नाम से भी बता सकते हो। मीन्स इस ए जो कि एरे का भी नाम होगा। ओके, आपने एक एरे डिक्लेयर किया इंट A4। ओके, एरे का जो नाम है, एरे का नाम क्या है, ए, वो एक्चुअली आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टोर कर रहा है, राइट। A+1 जो है वो नेक्स्ट वाला एड्रेस स्टोर कर रहा है, A+2 जो है वो नेक्स्ट वाला एड्रेस स्टोर कर रहा है, और A+3 जो है वो नेक्स्ट वाला एड्रेस स्टोर कर रहा है, राइट। तो अगर आप प्रिंट एफ करके देख सकते हो, A+1, A+2, A+3। ओके, ये एलिमेंट है आपका A0, दिस एलिमेंट इज A1, दिस एलिमेंट इज A2, एंड दिस एलिमेंट इज A3। सो व्हेन यू से A0, A0 का मतलब क्या है, 10, एम आई राइट? जल्दी से बताना मुझे। A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब क्या है, 20, राइट। A2 का मतलब क्या है, 30। A3 का मतलब क्या है, 40, राइट। यही तो ना वैल्यूज, ये A0, ये A1, ये A2, ये A3। अब आप एक चीज और पाओगे, मैंने आपको बताया, आप इनको पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि A है, तो अगर आप A पे स्टार लगा दो तो आप इस वैल्यू पे पहुंच जाओगे। तो मतलब ये 10 वैल्यू आप स्टार A के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ये आप A+1 के ऊपर स्टार लगा दो तो आप डी रेफरेंस कर रहे हो उस एड्रेस को। डी रेफरेंस करना मतलब उस एड्रेस के अंदर पहुंच जाना, तो इसका मतलब है स्टार A+2, इसका मतलब है स्टार A+3। तो आप चाहो तो इन वैल्यूज को तीन तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ओके, दो तरीके से तो प्रिंट कर ही सकते हो नॉर्मली। तो दो तरीके वो क्या है, मैं आपको बताया अभी। अगर आपको ये वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आप दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो। एक तरीका तो है आपका इंडेक्स के थ्रू, राइट। आप A0 लिखो सिंपल सा, तो आपको 10 वैल्यू मिल जाएगी। आप एड्रेस को डी रेफरेंस करके भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। दोनों तरीकों से आपकी वैल्यू 10 प्रिंट होगी। यहाँ पर जो मुझे आपको समझाने का मकसद है वो एक अलग चीज़ है। वो क्या है, यहाँ से आपको एक रिलेशन दिखाई दे रहा होगा A0 में एंड A में, राइट, A1 में एंड A+1 में। इन नल आप बोल सकते हो। AN का मतलब है सिंपली A+N और उसके ऊपर स्टार, राइट। अगर कोई आपसे बोलता है AI, तो AI का सिंपल सा मतलब है वैल्यू इनसाइड A+I, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देखो A0 का मतलब क्या है, वैल्यू इनसाइड A+0। A+0 मतलब A, दैट मीन्स वैल्यू इनसाइड A। तो A के पास क्या एड्रेस है, 1000, एंड व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड दिस एड्रेस, 10, राइट। और कोई आपसे बोलता है A, तो A का मतलब क्या है, 1000 एड्रेस, राइट। तो A का मतलब है 1000 एड्रेस, और स्टार A का मतलब है वैल्यू इनसाइड दिस एड्रेस। तो जब आप स्टार लगा रहे हो तो आप इस एड्रेस के अंदर जा रहे हो। स्टार A मतलब द वैल्यू 10। व्हेन यू से A मतलब क्या है, एड्रेस 1004, एंड व्हेन यू से स्टार A+1, इसका मतलब वैल्यू इनसाइड एड्रेस 1004 विच इज 20, right? In the same manner, when you say A+2, this means the address 1008. And when you say star A+2, this means the value inside this address 1008, which is 30, right? So अगर आपको ये वन डायमेंशनल एरे के बारे में ये चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर टू डायमेंशनल एरे समझना बहुत आसान है। एरे, इन शॉर्ट 2D एरे।
2D array will be arranged in the form of rows and columns. रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि आपने देखा 1D एरे, तो 1D एरे में तो एक ही चीज थी। ओके, 1D एरे में यू सो लाइक दिस, एक ही डायमेंशन थी, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 2D, सो 2D एरे का सिंटेक्स क्या होगा? पहली 2D एरे को आप रिप्रेजेंट करोगे 2 डायमेंशंस के थ्रू, लाइक दिस। एक पहली डायमेंशन और ये दूसरी डायमेंशन। ओके, और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो, यू कैन पुट। सो अगर आप आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर दो कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। जो पहली डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ रोज। ओके, और सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स। मैथमेटिक्स में अगर आपने देखा हो, वन डायमेंशन का मतलब क्या है? नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन। और टू डायमेंशन का मतलब क्या है? लाइक दिस, देयर विल बी टू डायमेंशंस एक्स एंड वाई, राइट। तो यहाँ पर रोज होंगी और यहाँ पर कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यही सेम मीनिंग है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हेन यू से A43, इसका मतलब है कि आपके पास में एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 4 तो रोज हैं लाइक दिस, और 3 कॉलम्स हैं लाइक दिस। ओके, सो देर आर 2 वेज यू कैन पुट द वैल्यू। आपने A43 लिखा तो आप यहाँ पर 12 वैल्यूज दोगे, है ना, क्योंकि 4 इंटू 3 इज 12। 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो 12 वैल्यूज आएंगी ना। सो यू कैन पुट 12 वैल्यूज लाइक दिस हियर। ओके, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, दूसरा तरीका क्या है इसको डिक्लेयर करने का, 2 डायमेंशनल एरे को? आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आप बिना डायमेंशन बताए। सो फॉर एग्जांपल यू कैन से ए लाइक दिस, बट फिर आपको नंबर ऑफ रोज जो है वो लिखनी होगी। यानी कि आप कह रहे हो कि मेरी पहली रो के अंदर तो ये एलिमेंट्स होंगे, ओके, दूसरी रो के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे, और तीसरी रो के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे, राइट। सो इसका मतलब है कि 3 रोज है और 3 कॉलम है। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। मैं क्यों कह रहा हूँ 3 कॉलम्स है? क्योंकि हर एक रो के अंदर 3 वैल्यूज हैं, राइट। सो ये एरे कुछ इस तरह से दिखाई देगा मेमोरी के अंदर। 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। पहली रो के अंदर वैल्यूज हैं 1 2 3, ओके, दूसरी रो के अंदर वैल्यूज हैं 2 4 6, और तीसरी रो के अंदर वैल्यूज हैं 6 7। ओके, अब यहाँ पर एड्रेसेस कैसे काम करेंगे? तो सो आप इनमें से कोई भी एलिमेंट रैंडमली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग 2 डायमेंशंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये है आपकी 0 रो, 1 रो और सेकंड रो। ओके, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। सो दिस इज योर 1 1, राइट। सो दिस मीन्स दैट यू कैन डायरेक्टली से A11। तो A11 से आपको एलिमेंट मिल जाएगा 4। ओके, व्हेन यू से A22, तो A22 मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, राइट। सो दिस इज द रो नंबर कॉलम नंबर 2, सो इट विल गिव यू 7। एक तरीका और भी है, उस पर जाने से पहले लेट्स फर्स्ट डिस्कस हाउ द एड्रेसेस विल वर्क इन 2 डायमेंशनल एरेज। ओके, सो 2D एरे है और कुछ इस तरह से है। ओके, सो ये एक एरे है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। दिस इज A33। ओके, ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1, एंड दिस इज रो नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 2। तो स्टार्टिंग एड्रेस मान लेते हैं कि एरे जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1000 से। ओके, तो इस एलिमेंट का एड्रेस होगा 1000, इसका एड्रेस होगा 1004 क्योंकि इंटीजर एरे है, इसका 1008, 1012, 1016, 1020, देन 1024, 1028 एंड 1032। ओके, इस तरह से एड्रेसेस होंगे। अब एक की फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब है कि रो नंबर ए, राइट। सो अगर आप ए में 1 इंक्रीमेंट करो, अगर आप 1D के साथ में कंपेयर करो, तो था ए, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट का मतलब था A+1। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा।
यहाँ पर जो आप कहोगे ए, तो मतलब आप पहली रो के बारे में बात कर रहे हो। ए मतलब जो अरे ए है आपका, वो पूरी रो को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर ए सिर्फ एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, राइट। ए एक पॉइंटर था जिसके पास में पहले एलिमेंट का एड्रेस था। ओके, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर जब आप बोल रहे हो ए, तो इसके पास में पूरी एक रो का एड्रेस है, इस पूरी रो का एड्रेस, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। व्हेन यू आर सेइंग a+1, तो a+1 एक्चुअली एरे ऑफ पॉइंटर्स है जिसके पास में पूरा पूरा इस पूरे एरे, उस पूरी रो का एक एड्रेस है। a+2 मतलब इस पूरी रो का इस पूरी रो का एड्रेस, राइट। सो अब आपको अगर कोई भी एक पूरी रो एक्सेस करनी है तो यू कैन से सिंपली ए। अगर आप पुट करते हो स्टार ए, okay, so now let's try to understand what is the meaning of star a. And so in one dimensional array it was very simple कि ये वाला आपका a है एड्रेस, ये a+1 है, ये a+2 है, राइट। अगर आप इनके ऊपर एड्रेस लगा दो पॉइंटर, तो इसका मतलब ये वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू है, और इसका मतलब ये वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी। और यहाँ पर है स्टार a+3 एड्रेसेस हैं। So if you talk about 2D array, so in 2D array the things are little bit different. So when you say a मतलब इस पूरी रो का एड्रेस, ओके। स्टार ए मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम का एड्रेस, ओके। इसका वैल्यू नहीं, इसका एड्रेस, राइट। व्हेन यू से a+1 मतलब इस पर्टिकुलर रो का एड्रेस, ओके। व्हेन यू से स्टार a+1 मतलब इस पहले वाले कॉलम का एड्रेस, ओके, इसका एड्रेस। व्हेन यू से a+2 रो का एड्रेस, एंड व्हेन यू से स्टार a+2, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम का एड्रेस, ओके। सो हाउ इट इज वर्किंग इज लाइक दिस। मान लो यहाँ पर एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट। आपको कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस करना है, मान लो आपको ये एलिमेंट एक्सेस करना है। ये क्या है? रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1, राइट। दिस इज रो नंबर 0, 1, 2, दिस इज कॉलम नंबर 0, 1, 2, राइट। सो दिस इज रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1। तो इसकी हेल्प से एलिमेंट मिल जाए। आपके पास में एक तरीका और भी है जो आपने अभी देखा वन डायमेंशनल एरे में। आपको पता है आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हो, a2 और फिर उसके बाद में +1, है ना। जैसे कि आप बोलते थे a1 को आप लिख सकते हो स्टार a+1, राइट। इसी तरह से आप इसको मान लो ये पूरा का पूरा x है, ओके। इसको आप x मान लो, लेट्स से दिस इज x, सो दिस बिकम्स x1, है ना। x2 a2 हमने ये मान लिया। तो जो आपका एक्सप्रेशन था a21 वो बन गया x1। और x1 को आप क्या लिख सकते हो? x1 को आप लिख सकते हो इस वैल्यू इनसाइड x+1, राइट। अब आप x की वैल्यू पुट करो वापस से, वो क्या है? a21, a2+1। अब आप a2 को सॉल्व करो इसी तरह से जैसे आपने इसको सॉल्व किया। तो a2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? स्टार a+2, राइट, +1। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज, व्हेन यू आर सेइंग a+2, तो a+2 मतलब आप इस वाली रो के बारे में बात कर रहे हो, इसके ऊपर स्टार लगा दिया, a+2 के ऊपर स्टार लगा दिया, मतलब आप इस कॉलम के एड्रेस पर पहुंच गए हो, राइट, इस कॉलम के एड्रेस पर। फिर आपने कहा +1 मतलब आप नेक्स्ट वाले पे पहुंच गए हो, राइट, इस वाले एड्रेस पे पहुंच गए हो। फिर आपने इसके ऊपर स्टार लगाया, मतलब आप इस वैल्यू पे पहुंच गए हो। तो फिर से आप 80 ही एक्सेस कर रहे हो। कॉलम वाइज 1D में स्टोर कर सकते हैं, मतलब हाँ, यू कैन डू दैट अगर आप कॉलम वाइज करते हो। दिस इज कॉल्ड एज रो वाइज स्टोरेज। 2D एरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एड्रेसेस समझने में, बाकी वैल्यू सिंपल सी है। कितने लोगों को ये समझ में आई 2D में एड्रेसेस कैसे काम कर रहे हैं? फिर से देखो, इन 2D एरे, सो लेट्स से एरे का नाम है ए, ओके। सो ए मीन्स एड्रेस ऑफ 0th रो, ओके। व्हेन यू से a+1 means address of first row।
व्हेन यू से a+2 मतलब एड्रेस ऑफ सेकेंड रो। ओके, व्हाट आई मीन से बाय सेकेंड रो एड्रेस, क्या मतलब है इस चीज का? मान लो ये एक आपका 3 डायमेंशनल एरे था। ओके, इनके अंदर मैं एड्रेसेस लिख रहा हूँ। यहाँ पर एड्रेस है 1000, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1004, इसका एड्रेस है 1008, 1012, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, राइट। सो टू डैट आपने कहा ए मतलब एरे का नाम क्या होगा? एरे का नाम विल स्टोर द एड्रेस ऑफ जीरोथ रो। ओके, ये आपकी जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो है। जीरोथ रो का एड्रेस क्या है? 1000, मीन्स ए के अंदर होगा आपका 1000, राइट। मैं सेइंग a+1 मतलब एड्रेस ऑफ दिस फर्स्ट रो, इसका एड्रेस क्या है? 1012, मतलब अगर आप a+1 को प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा 1012। और a+2 मतलब एड्रेस ऑफ रो नंबर 2 जब बोल रहा हूँ मैं, पूरी रो का एड्रेस। ओके, पूरी रो का एड्रेस। और पूरी रो का एड्रेस का मतलब है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, राइट। एरे का एड्रेस क्या है? तो जब बोलते हो आप एरे का एड्रेस क्या है, मतलब आप स्टार्टिंग एड्रेस के बारे में बात कर रहे हो। सो व्हेन यू से a+2 मतलब इस पर्टिकुलर रो का एड्रेस। ओके, इस रो का एड्रेस क्या है? 1024। ओके, अब बात करते हैं स्टार की। व्हेन यू से स्टार ए, ओके, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ। अब आप कॉलम पे पहुंच जाओगे, जैसे आपने एड्रेस यहाँ पर स्टार लगाया तो आप कॉलम पे पहुंच गए हो। एड्रेस ऑफ जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम, एड्रेस ऑफ जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम, मतलब इस पर्टिकुलर जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम का एड्रेस आपको एड्रेस ही मिलेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस मिलेगा 1000। ओके, व्हेन यू से स्टार a+1, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ जीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना, विच इज 1004, यानी कि जीरोथ रो के अंदर इस वाले कॉलम का एड्रेस विच इज 1004, राइट। स्टार a+1, स्टार ए का मतलब क्या है? स्टार ए मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम का एड्रेस, है ना। फिर आपने +1 किया तो आप नेक्स्ट वाले पहुंच गए ना यहाँ पर, तो 1004 एड्रेस मिलेगा आपको। इसी तरह से व्हेन यू से स्टार a+2, इसका एड्रेस ऑफ जीरो रो एंड कॉलम नंबर 2 विच इज 1008। ओके, अब आप जब लगाओगे पूरे के ऊपर स्टार, व्हेन यू से स्टार a+1, ओके, स्टार a+1, इसका मतलब ये कि पहले आप अंदर वाला सॉल्व करो। अंदर वाले का मतलब क्या है? अंदर वाले का मतलब है एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, राइट। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, उसके ऊपर स्टार लगा तो उसके अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट कॉलम। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, स्टार a+1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, स्टार a+1 और फिर +0, इस तरह से भी कुछ लिख सकते हो आप इसको। तो इसका मतलब तो है आपका a1, राइट। सो यू कैन से दिस इज सिंपली एड्रेस ऑफ रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 0, राइट। सो दिस मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, जीरोथ कॉलम, राइट। सो व्हेन यू से स्टार a+2 मतलब ब्रैकेट के अंदर, तो मतलब आप इस वाली रो पे पहुंच गए हो। और एड्रेस ऑफ रो 2 एंड कॉलम 0, राइट। अब आपको अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो जैसे आपने देखा 1D एरे में आपको वैल्यू एक्सेस करनी होती थी तो आप वन सिंगल स्टार लगा रहे थे, राइट। जैसे कि ये आपका 1D एरे था और एरे का नाम है ए, राइट। और ये एड्रेस है ए, ये है a+1, ये है a+2, ये है a+3। तो यहाँ पर अगर आप ए प्रिंट करते हो तो लेट से ये एड्रेसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पर ए प्रिंट करते हो तो आपको मिलेगा 1000। आप a+1 प्रिंट करते हो तो आपको मिलेगा 1004। आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको इन एड्रेसेस के अंदर जाने के लिए एक सिंगल स्टार लगाना होगा, विच मीन्स यू विल गेट 10। यहाँ पर आपको मिलेगा 20। इसी तरह से अब 2D एरे की अगर बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। इन 2D एरे कैन यू हैव लाइक दिस a22, कोई भी एरे है आपका, है ना, लाइक दिस। तो इसका एलिमेंट का एड्रेस होगा 1000, इसका एड्रेस होगा 1004, राइट। इसका एड्रेस होगा 1008, इसका एड्रेस होगा 1012। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर वैल्यूज है लेट्स से 10, 20, 30, 40।
सो यहाँ पर जब आप बोल रहे हो ए, तो ए का मतलब है कि आप इस वाली रो का, ओके, क्योंकि ए इसको इस पूरी रो को प्रिंट कर, इस रो को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट मतलब ए जो है वो डबल पॉइंटर है एक्चुअली। एक्चुअली ए क्या है आपका, डबल पॉइंटर है। 2D एरे के अंदर ए डबल पॉइंटर है, ओके, इन 2D एरे। एंड नॉर्मल के अंदर अगर आप 1D एरे की बात करो तो यहाँ पर ए सिंगल पॉइंटर है, ओके, सिंगल पॉइंटर है, इसीलिए आप स्टार, एक बार स्टार लगाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और 2D एरे के अंदर आपको 2 बार स्टार होगा टू गेट द वैल्यू, है ना। क्यों? क्योंकि ए आपका एक डबल पॉइंटर है जिसके अंदर एक रो का एड्रेस है, ओके, एक रो का एड्रेस है। फिर आप उस एड्रेस पर जाओगे तो आपको कॉलम का एड्रेस मिलेगा, राइट। फिर आप इस कॉलम, इस एड्रेस पर जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो आपका रो का एड्रेस है वो एक 2D एक डबल पॉइंटर है, राइट। तो इफ़ यू से ए मतलब आपको 1000 एड्रेस मिलेगा, यानी कि इस वाली रो का एड्रेस, इस रो का एड्रेस क्या है, 1000, है ना। अगर आप बोलते हो स्टार ए, तो आपको इस वाली रो के इस वाले कॉलम का एड्रेस मिलेगा 1000। जब आप बोलते हो स्टार स्टार ए, तो इसका मतलब है कि वैल्यू इनसाइड 1000, राइट, मतलब आपको फाइनली वैल्यू मिलेगी जो कि 10 है। इसी तरह से इफ़ यू से A+1, तो आपको एड्रेस मिलेगा इस पर्टिकुलर रो का जो कि है 1008। व्हेन यू से स्टार A+1 ब्रैकेट के अंदर, राइट, तो मतलब आपको इस वाली रो के अंदर इस कॉलम का एड्रेस मिलेगा विच इज़ 1008 अगेन। और अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है तो यू विल हैव टू से डबल स्टार A+1, तो आपको मिलेगी वैल्यू 30, राइट। इसको ही आप ध्यान से देखो, डबल स्टार A+1 तरह से भी लिख सकते हो, स्टार A+, सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, स्टार स्टार A+0+1, है ना। आपको पता है स्टार A+0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है A0, राइट। अब आप फिर से इसको सॉल्व करो तो इसका मतलब है A01, सॉरी, इसका मतलब है A1+0। सो दिस इज A1+0 मीन्स A10। सो A10 मतलब आप देखो यही वाला वैल्यू आएगी 30, राइट, मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0। सो इसीलिए डबल स्टार पुट करने के बाद में आपको वैल्यू मिलती है, राइट। स्टार स्टार ए का मतलब ये भी है कि स्टार A+0+0 का होल स्टार, राइट। और आपको बताया दिस मीन्स A0, और फिर इसको आप लिख सकते हो A00, तो आपको वैल्यू मिलती है यहाँ से 2D एरे के अंदर, राइट। सो आई होप इट इज़ इनफ फॉर टुडे। लेकिन जितना मैंने आपको पॉइंटर्स के बारे में बताया है वो काफ़ी है करने के लिए, ओके, नॉट ओनली फॉर HPSC PGT बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशंस। मैं आपको क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। पॉइंटर पे चाहिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, एरे, पॉइंटर और स्ट्रिंग्स पे। कल से हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे सेंड करो। कोई भी डाउट्स के बारे में बिल्कुल शर्माना नहीं है। जितने भी सिली डाउट्स आए, अगर आपको ये भी लग रहा है कि सर यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं था, तो वो भी डाउट्स मुझे सेंड करो। यस प्रियंका, आई अंडरस्टैंड 2D एरे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट लेक्चर को दोबारा से देखना, अगर हो नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी आ जाएंगे, राइट। मोना, यूनियन और स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे जब हम सी की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, जब सी के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीक, वीकेंड पर मोस्टली क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। तो हम सी को तब कवर करेंगे, इस यूनियन और स्ट्रक्चर्स को, और उसके साथ में हम बहुत सारे पॉइंटर्स और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो जो लोग क्लास में रेगुलर रहेंगे उनको तो सारी चीज़ें कनेक्ट भी होंगी, और साथ में उनको समझ में सारी चीज़ें आनी हो शुरू हो जाएगी। ये मेरा तो वादा है आपसे। सो बस कंसिस्टेंट रहना क्लास में। सी प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स लेके चला हूँ पहले से ही, क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट कि अदर स्टूडेंट जो है जो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पीछे रह जाओ। आप ये समझ के रह जाओ कि अच्छा ये तो PGT का एग्जाम है, और बाकी स्टेट में PGT बहुत सिंपल होता है तो ये भी सिंपल ही होगा। शशि, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वेबसाइट पर, कभी भी देख सकते हो। जितनी क्लासेस अभी तक सी प्रोग्रामिंग की हुई हैं, 7 क्लासेस हुई हैं, 6 और 7 क्लासेस, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, कभी भी देख सकते हो। सो कोशिश करना कल पहले रिकॉर्डिंग फिनिश कर लो सारी क्लास में आने से पहले।
और कल हम स्टार्ट करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मोस्टली मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही कराऊंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा है। बट ये मान के चलना, आपने ओएस में अभी तक कुछ भी आपको नहीं पता, फिर भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हम क्लास के अंदर हर एक तरह के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? वाओ, दिस इज ग्रेट। पहले में 0, दूसरे में 1, और थर्ड में 6 मार्क्स आए आउट ऑफ 10। दैट्स ग्रेट इंप्रूवमेंट। Data structure, yes, I will take. Algorithm, I will take. So all will take. Okay, most probably TOC and compiler Deepak sir may take, but other subjects I will take. Okay, so let's meet tomorrow at the same time. Good night and take care.